is independent variable, one is called as a dependent variable, and if there is a change in independent variable by say 1%, then what will be the resulting change in the dependent variable by how much percent? That is called as leverage. लिखो मत अभी वो कुछ काम का नहीं, जनरल समझ लो, समझाया क्या पहले? तो dy by dx था ना अपना, dy by dx लीवरेज है वो कि x थोड़े सा बदलता है तो y कितने से बदलता है, dy by dx. ठीक है. अब हमें पर्टिकुलरली 3 टाइप के लीवरेजेस पढ़ने हैं. वो क्या है वो हम पढ़ेंगे. वैसे लीवरेज तो बहुत सारे होते हैं, बट हमें 3 टाइप के लीवरेज जो हमारे इससे रिलेटेड है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड है, उसके लिए पहले एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा आपको. वो जो अपना प्रॉब्लम था, सेलिंग प्राइस 10 रुपए, याद है क्या तुमको? 10 रुपए पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट 6 रुपए पर यूनिट, इसलिए कंट्रीब्यूशन 4 रुपए पर यूनिट. याद है क्या? तो इसी को आगे चलाते हैं हम. पहले ऐसे टेबल बनाइए आप, पर्टिकुलर्स, फिर यहां लिखेंगे क्वांटिटी मतलब यूनिट्स, क्वांटिटी मतलब यूनिट्स सोल्ड मतलब यूनिट्स. सपोज हम 800 यूनिट बेचते हैं, 800 यूनिट बेचते हैं. ठीक है. तो फिर हमारे सेल्स क्या होंगे? उधर ही करना पड़ेगा नहीं क्या? इधर करूं कि उधर करूं? एक मिनट, क्वांटिटी में इधर लिख देता हूं, चलेगा ना? ए क्वांटिटी, बी सेल्स, सेल्स एट ₹10. सेलिंग प्राइस 10 रुपए ना अपनी, सेलिंग प्राइस 10 रुपए है. क्या होगा ये? मेरे को उधर लेना है यार, जान दो. सेल्स इधर लेना है मेरे को. सेल्स एट ₹10 कितना आएगा? 8,000 रुपए. ठीक है. फिर वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एट ₹6 क्या होगी? 800 इंटू 6 4,800. आपको बनाना है टेबल. फिर उसके बाद फिक्स कॉस्ट, ये 1,000 रुपए मान लो, थे ना आपने ये प्रॉब्लम में? फिक्स कॉस्ट रेंट 1,000 रुपए था, याद है क्या? वही प्रॉब्लम है. पूरे एक प्रॉब्लम से हम पूरा पढ़ा था, दूसरे प्रॉब्लम की जरूरत ही नहीं. फिक्स कॉस्ट, फिर टोटल कॉस्ट यानी फिक्स प्लस वेरिएबल कितनी होती है? 5,800. ठीक है. फिर करते कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन. कंट्रीब्यूशन क्या भाव से पड़ता है? एट द रेट ऑफ 4 रुपए पर यूनिट. कितने यूनिट बेचे हमने? 800, 8×5 40, कितना? 832, 3,200 रुपए. ठीक है. फिर प्रॉफिट. नो, प्रॉफिट हम 2 प्रकार से निकाल सकते हैं, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट या फिर सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट. कुछ भी करो. सेल्स है 8,000, टोटल कॉस्ट है 5,800, तो प्रॉफिट कितना हो गया? 2,400. या फिर कंट्रीब्यूशन 3,200 माइनस फिक्स कॉस्ट 1,000, 2,000, तो उधर 2,400 आ रहा क्या? बराबर है ना? करके देख लो एक बार, कैलकुलेटर से करो ना. टोटल कॉस्ट माइनस सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट, या कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट. इसमें कोई दिक्कत है किसी को? है क्या? पक्का? पक्का. चलो, अब मान लो कि ये सारे कैलकुलेशन जो है ऐसा नहीं चाहिए था रे, ऐसा चाहिए था.
क्योंकि ये बोर्ड पूरेगा नहीं इधर, बाकी कुछ नहीं। चलो ऐसे ही करते हैं अभी, कोई हरकत करते। क्या हुआ? बोर्ड आपको भी नहीं पुरता ना, आपकी कॉपी, हाँ बदल लेते। ये तो ठीक है। ये बहुत लंबा होगा, 2 बोर्ड चला जाएगा, इसलिए थोड़ा सा अलग करते। पर्टिकुलर्स, हेलो, कुछ उसमें चिल्लाने की बात नहीं है। 800 यूनिट क्वांटिटी और 800 यूनिट के लिए सेल्स एट द रेट ऑफ 10 रुपए, कितना हुआ? 8000, बराबर है ना? फिर उसके बाद सेल्स के बाद क्या करते हैं हम? वेरिएबल कॉस्ट बी, वेरिएबल कॉस्ट एट द रेट ऑफ 6, 4800। फिर कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन एट द रेट ऑफ 4, 3200। फिर क्या करेंगे? फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट 1000। फिर फिक्स कॉस्ट माइनस करने के बाद क्या आता है? क्या आता है? प्रॉफिट। फिक्स कॉस्ट माइनस के बनने बाद प्रॉफिट आएगा। कंट्रीब्यूशन में फिक्स कॉस्ट माइनस करो, प्रॉफिट। इसी को हम बोलते हैं ईबिट, EBIT, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। मतलब वेरिएबल कॉस्ट तो ऑपरेटिंग ही रहती है, हम वही फिक्स कॉस्ट लेंगे जो ऑपरेटिंग है, मतलब अदर देन इंटरेस्ट। इंटरेस्ट तो इंटरेस्ट नहीं लेंगे, इंटरेस्ट इज नॉन ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, ये ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। ये आएगा ईबिट। कितना है ईबिट? 2200, ठीक है। फिर इसमें से इंटरेस्ट माइनस करते। सपोज हमारा लोन है, डायरेक्ट इंटरेस्ट बताऊं? इंटरेस्ट, सपोज इंटरेस्ट है 800 रुपए। ऐसा लोन लिया है कि इंटरेस्ट 800 आता है, कोई तकलीफ है? नहीं। सो इंटरेस्ट 800। फिर उसके बाद इंटरेस्ट माइनस करने के बाद जो आता है उसको क्या बोलते हैं? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कितना है? 1400। फिर इसमें से टैक्स माइनस करते हैं। टैक्स कितना होता है? 30% मान लो। 14 तरीक बेचा 420। फिर क्या बचा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। 420 घटा दो, 980। तो ये फॉर्मेट आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हरदम ये करना पड़ेगा। लीवरेज के जितने भी प्रॉब्लम है, मोस्ट ऑफ प्रॉब्लम में ये स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट ईबिट, ईबिट माइनस इंटरेस्ट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेस टैक्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यहां तक समझा? ये एक रूटीन रहेगा। अब मान लो कि ये जो हमारे जो सेल्स है वो हम 25% बढ़ाते हैं, 25% प्लस करते हैं। सेल्स हम 25% बढ़ाते हैं, तो ये फिर से बनाना है हमें। 25% बढ़ाएंगे तो 800 के कितने होंगे? 1000 यूनिट, 1000 यूनिट हो जाएंगे। ये 25% समझा ना? ऐड 25%, यहां से उधर जाते समय 25% ऐड करो। फिर सेल्स भी 25% बढ़ेंगे ना, तो ये हो गए 10,000। वेरिएबल कॉस्ट 1000 इंटू 6, 6000, बराबर है? 1000 इंटू 6, 6000। फिर उसके बाद कंट्रीब्यूशन 4 इंटू 1000, 4000। फिर फिक्स कॉस्ट 1200, 1000, 1250 नहीं, 1000। फिक्स कॉस्ट की डेफिनेशन है, the cost do not change with the level of production, otherwise it can change, not because of level of production. फिर EBIT 3000, फिर इंटरेस्ट 800, PBIT 2200, टैक्स 2200 इंटू 30%, 660, और फिर बचा 1540।
फिर इधर और एक लेना पड़ेगा, GHIJ, नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब यहाँ कैपिटल वगैरह दिया नहीं, तो आप मान सकते 100, 1000, 2000, जितना भी माने। कितने मानते? 100 मान लो। चलो, नंबर ऑफ शेयर्स 100, नंबर ऑफ शेयर्स 100 है, तो इधर नहीं लिखता मैं, इधर लिख देता, नंबर ऑफ शेयर्स 100, नंबर ऑफ शेयर्स 100। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मालूम है, नंबर ऑफ शेयर्स मालूम, इससे क्या निकलेगा? अर्निंग पर शेयर। तो 100 से डिवाइड करो, 9.80, 15.40, बराबर है क्या? समझा इतना? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एस्यूम कि भैया हमने वो प्रिफरेंस शेयर्स नहीं है हमारे पास, प्रिफरेंस शेयर्स नहीं है, ठीक है, तो वो हटा दिए हमने, इसलिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड के अर्निंग पर शेयर आएगा। इतना समझा? पक्का? पक्का? ओके। नाउ ये लीवरेज जो है ना, बहुत प्रकार के लीवरेज रहते हैं, बट हमें हमारे सब्जेक्ट मैटर से संबंधित 3 लीवरेज है। उसमें से एक को बोलते हैं ऑपरेटिंग लीवरेज। क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग लीवरेज। तो आप दूसरे पन्ने पे टाइटल डालेंगे, ये पन्ना छोड़ दो, दूसरे पन्ने पे ऑपरेटिंग लीवरेज, ऑपरेटिंग लीवरेज। अब ये है क्या ऑपरेटिंग लीवरेज? तो देखो इधर, ध्यान दो इधर। ऑपरेटिंग लीवरेज स्टडीज द इफेक्ट ऑफ चेंज इन सेल्स ऑन इबिट, इफेक्ट ऑफ चेंज इन सेल्स ऑन इबिट। मतलब क्या कि यदि सेल हमारा कम ज्यादा होता है तो उसका इबिट के ऊपर कैसा असर पड़ता है, ये स्टडी करता है ऑपरेटिंग लीवरेज। समझा क्या? तो ऑपरेटिंग लीवरेज स्टडीज, ये मैं लिखवाऊंगा आपको, अब लिखने में ज्यादा इंटरेस्ट मत रखो, सब छपा हुआ है। असल बात तो है अपन कभी पढ़ते ही नहीं, इतनी सारी चीज छपी है, अवेलेबल है, तो जो भी चीजें यहां डालोगे तो ज्यादा अच्छा। मैं लिखवा दूंगा आपको, डोंट वरी। पहले समझ लो कि ऑपरेटिंग लीवरेज क्या है। तो इट स्टडीज द इफेक्ट ऑफ चेंज इन सेल्स ऑन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, दैट इज इबिट। इबिट एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट आर सिनोनिमस। यहां तक समझा आपको? अब वे चेंज स्टडी करते हैं, तो उसको मेजर कैसा करना, तो उसके लिए बोलते हैं डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। डिग्री मतलब मेजरमेंट, DOL। तो एक लाइन आप लिख ही लो इसका। चलो, ऑपरेटिंग लीवरेज लिखिए। इट स्टडीज इफेक्ट ऑफ चेंज इन सेल्स, इट स्टडीज इफेक्ट ऑफ चेंज इन सेल्स, effect of change in sales on operating profit, effect of change in sales on operating profit। इतना क्लियर है? क्या 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 पड़ता है? तो चेंज इन सेल्स का इफेक्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे क्या पड़ता है? मतलब सेल्स घटेगा तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट घटेगा, सेल्स बढ़ेगा तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ेगा, लेकिन कैसे? परसेंटेज में वगैरह निकालना है, तो मेजर एंड डिग्री। तो इसलिए नेक्स्ट है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। उसी को बोलते हैं DOL शॉर्ट में, इसका शॉर्टकट का जमाना है, DOL, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। ठीक है? अब हमारी डेफिनेशन क्या बोलती है? चेंज इन, इफेक्ट ऑफ चेंज इन सेल्स ऑन, तो डिपेंडेंट कौन सा हो गया? डिपेंडेंट इबिट हो गया, और इंडिपेंडेंट कौन सा हो गया? सेल्स। तो ऊपर क्या रहना चाहिए? ऊपर डिपेंडेंट, नीचे इंडिपेंडेंट। DY by DX, Y डिपेंडेंट वेरिएबल, X डिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट जो है कभी भी नीचे रहता है ना। छोड़ो, अपने को देखना है सेल्स का असर, अपने को देखना है सेल्स का असर इबिट पे क्या होता, तो बेस होगा सेल्स। तो इसको बोलते हैं परसेंटेज चेंज, नीचे इन सेल्स, परसेंटेज चेंज इन सेल्स नीचे रहेगा, और परसेंटेज चेंज इन इबिट ऊपर रहेगा। परसेंटेज, समझा ना? बिकॉज आई वांट टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ चेंज इन सेल्स ऑन ऑपरेटिंग इनकम, इसलिए इसका असर देखना है, तो इंडिपेंडेंट है इसलिए नीचे, और इसके ऊपर असर देखना है। जैसे सेल्स के ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ, तो ग्रॉस प्रॉफिट ऊपर,
सेल्स नीचे। वैसे सेल्स में बदलाव होने से ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्या बदलाव होने वाला है वो मुझे देखना है, इसलिए नीचे सेल्स, ऊपर। समझा इतना? पक्का? अब आप देखिए कि परसेंटेज चेंज इन सेल्स मुझे निकालना है। हाउ विल यू फाइंड परसेंटेज चेंज इन सेल्स? तो पहले सेल कितने थे, बाद में कितने हो गए? पहले कितने थे? 8,000, बाद में कितने हो गए? 10,000। कितने परसेंट बढ़ा? 25% बढ़ा। नहीं तो बोले कैसे निकालेंगे? तो 10,000 माइनस 8,000 2,000 से बढ़ा। 2,000 से क्या बढ़ा? ये बढ़ा कि ये बढ़ा? 8,000। सो 2,000 अपॉन 8,000 इंटू 100, 25%। लिखो डायरेक्ट कि कैलकुलेट करके देना पड़ेगा कैसा बढ़ा? तो नीचे आएगा 25%। नाउ परसेंटेज चेंज इन इबिट। अब इबिट पहले कितना था? देखो इबिट पहले कितना? 2,200। 2,200 कितना हो गया? 3,000। तो 3,000 माइनस 2,200 डिवाइडेड बाय 2,200। समझ लो 2,200 के 3,000 हो गए। तो कितने से बढ़ा? डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कितना था? इंटू 100, 30। चलो 3,000 माइनस 2200 डिवाइडेड बाय 2200%। 36 आ रहा? पॉइंट 36 बराबर है क्या? ये भी परसेंट है, ये भी परसेंट है। अब इसको डिवाइड करो, डिवाइडेड बाय 25। 36.3636 डिवाइडेड बाय 25, तो ये आता है 1.4545। समझा? अब ये परसेंट नहीं है। हेलो, परसेंट कट गया, परसेंट कट गया, ये टाइम्स आ गया। अब इसका मतलब समझ लो आप, ये 1.45 आ गया। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि यदि हमारा सेल्स, ध्यान दो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यदि हमारा सेल्स 1% से बढ़ता है, सिर्फ 1% से, तो करस्पॉन्डिंग चेंज इन द ऑपरेटिंग प्रॉफिट विल बी 1.45%. So if you change the sales by 1%, your operating income will change by 1.45%. समझ रहा है कुछ? मान लो ये आंसर 2 आता है, सपोज कुछ कैलकुलेशन ऐसे कि 2 आता है, तो इसका मतलब क्या होगा? If you increase the sale by 1%, the operating profit will increase by 2%. समझा? सपोज ये ऑपरेटिंग DOL आता है मान लो 4, तो इसका मतलब क्या होता है? If you increase the sales by 1%, your operating profit will increase by 4%. Now suppose I increase the profit by 20%. Suppose I increase the sales by 20% and DOL is 4. By how much percent my EBIT will increase? नहीं समझे भैया? 1% से बढ़ता है तो 4% से प्रॉफिट बढ़ता है, 1% से सेल बढ़ता है तो 4% से प्रॉफिट बढ़ता है। ये मतलब है DOL का। अब मैं आपको बता रहा हूं कि मैं 20% से सेल बढ़ाया तो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितने परसेंट बढ़ेगा? 80%। यदि मैं 50% से सेल्स बढ़ाता हूं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितने से बढ़ेगा? 200%। समझ रहा है क्या? यह मतलब है इसका कि नहीं समझे? ठीक है, तो ये एनालिसिस में काम में आता है कि भैया हमारा सेल इतने परसेंट बढ़ा है, फट से अपने पता चलेगा कि प्रॉफिट कितने परसेंट बढ़ेगा। अब कितने परसेंट बढ़ेगा ये पता चला तो कितना होगा वो भी पता चलेगा कि नहीं पता चलेगा? चलेगा ना। अब ये जो निकालने का तरीका है अपना, इंक्रीज परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स, ठीक है, इसके वजह हम एक छोटा सा दूसरा फॉर्मूला देते हैं हम आपको, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। DOL इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन C अपॉन EBIT। ये कंट्रीब्यूशन को C बोलते हैं हम लोग, कोई समझ रहे क्या? कंट्रीब्यूशन C अपॉन EBIT। अब आप देखिए कंट्रीब्यूशन कितना है, देखो ना कंट्रीब्यूशन कितना है, कितना है? 3200 डिवाइडेड बाय EBIT कितना है? 2,200। 32 डिवाइड बाय 22, 1.4545 आएगी नहीं? तो फिर इतना लंबा कौन करेगा? इतना लंबा करेंगे क्या आप?
परसेंटेज इन ईबिट निकालो, परसेंटेज इन सेल्स निकालो और कैलकुलेट करो। तो हम क्या करते हैं, खटाक से दे देते कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबिट। ठीक है, तो लिखिए, आगे लिखिए, DOL कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड एज DOL, शॉर्ट फॉर्मूला से लिखो ना, शॉर्टकट DOL इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबिट, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबिट। समझा कुछ? समझा है क्या कि नहीं? ठीक है, आगे बढ़ो। अब देखो, ये 1000 है, ठीक है, 1000 है। अब 1000 पे हमें वो निकालना है DOL, 1000 लेवल पे DOL निकालना है। तो दो तरीके हैं, एक कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबिट कर डालो, है ना। तो कंट्रीब्यूशन कितना है, 1000 पे कंट्रीब्यूशन कितना है, 4000 डिवाइडेड बाय ईबिट कितना है, 3000। तो ये कितना है, 1.33। ठीक है, 1.33। अब हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते। कैसे? ये जो 1000 है उसको थोड़े परसेंट बढ़ाओ। कितने परसेंट बढ़ाना है आप बोलेंगे? 10, 20, 50 जो भी बोलेंगे। कितना परसेंट बढ़ाना है? 50%। तो 50% बढ़ाएंगे तो 1000 का कितना होगा, 1500 होगा, प्लस 50%, प्लस 50%। ठीक है, तो 50% यानी इधर हो गया 1500 यूनिट, इधर हो गया 15000, इधर हो गया 9000। हेलो, समझ रहे क्या? इधर हो गया 6000, इधर हो गया 1000, इधर हो गया कितना हो गया बोलो, 5000 हो गया। फिर इधर 800, फिर इधर 4200, फिर 30%, 4200 इंटू 30%, 1260, 2940 डिवाइडेड बाय 100, 29.40। ठीक है, अब आपको ये देखना है वो फॉर्मूला लगा के कि सच में इधर 1.33 आता क्या। तो फॉर्मूला क्या बोलता है, चेंज इन परसेंटेज चेंज इन ईबिट। बोलो कितना परसेंटेज चेंज इन ईबिट हो गया, पहले कितना था बाद में कितना हुआ, बोलो। परसेंट यहां से कर रहे ना अपन, यहां से आगे, तो वहां पे पहले ईबिट कितना था 3000, उसका हो गया 5000। सो 5000 माइनस 3000, 5000 माइनस 3000, और बढ़ा क्या, 3000 बढ़ा कि 5000 बढ़ा, 3 डिवाइडेड बाय 3000 इंटू 100, ये आ गया ऊपर का, डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स। पहले कितना था वो तो 50% मालूम है आपको, या नहीं तो फिर लिखो 1500 या 15000 माइनस 10000 डिवाइडेड बाय 10000, लिखो 50%, लिखो। नहीं तो ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले सेल्स कितने थे 10000, बाद में कितने हो गए 15000, सो 15000 माइनस 10000, 5000 से बढ़े, डिवाइड बाय 10000 इंटू 100, 50%। अब इसको कैलकुलेट करो, ये बराबर आएगा 1.333। हमारा दावा है 2000 डिवाइडेड बाय 3000%, तो ये आता है, ऊपर आता है 66.666% और नीचे 50%, तो डिवाइडेड बाय 50 कर लो, 1.3333 आता है। आप इधर भी जाके कर सकते हैं, मतलब इधर से इधर भी चेंज बोला ना हमने, इधर से इधर भी चेक कर सकते हैं आप, तभी भी उतना ही चाहेगा। इधर से पीछे जाओ, देखो व्हाट इज, यहां से इधर पीछे जाते हैं, मान लो उल्टा जाते हैं, तो यहां से पीछे जाते हैं, तो व्हाट इज चेंज इन ईबिट 800, 800 काय में 800 3000 में इंटू 100 और डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स 10 का 8 हो गया, कितना चेंज हो गया 20%, 20% कम हुआ ना 20%। देखो 800 डिवाइडेड बाय 3000% डिवाइडेड बाय 20 है 1.33, बोले थे ना हमने। ठीक है, कंफ्यूजन है नहीं? तो दो तरीके हैं DOL निकालने के। कौन से दो तरीके हैं?
एक परसेंटेज चेंज इन इबिट अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स, लंबा होता उससे, नहीं तो कंट्रीब्यूशन ऑफ इबिट, खत्म बात, कंट्रीब्यूशन ऑफ इबिट। कुछ समझ रहे? अब इसका कैसे फायदा है देखो, इसका फायदा कैसा है देखो। यहां हमें पता है कि 1.33 का इंटरप्रिटेशन बोलो मेरे को, इधर सब लोग इधर देखो। 1.33 का इंटरप्रिटेशन क्या है कि इफ यू इंक्रीज द सेल बाय 1%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज बाय 1.33%। अब यहां से हम सेल्स कितना बढ़ा रहे हैं? 50% बढ़ा रहे हैं ना, तो 50% यदि सेल बढ़ा रहे हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 50 इंटू 1.33 इतना बढ़ेगा। कितना होता? 50 इंटू 1.33 बरोबर 66.5% बढ़ेगा। तो ये बढ़ा है क्या देखो, सेल ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो यहां से इतना 66.66% बढ़ा है क्या देखो, बढ़ा है, मतलब बराबर है। हेलो, समझ रहे क्या कुछ कि नहीं समझ रहे? समझ रहे ना? हाँ, तो अब मान लो हमें यहां पे निकालना है, या इधर से इधर जाना है, इधर से इधर गए तो कितने परसेंट सेल कम हो गया? 20% सेल कम हो गया। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितने से कम होगा? तो 20 इंटू 1.33 करो, 20 इंटू 1.33 26.67। अब देखो आपका प्रॉफिट यहां से इधर 26.67 कम हुआ कि नहीं? 3,000 माइनस 26.67 2,200। समझ रहे कि ये लॉजिक समझ रहे क्या पूरा? ठीक है। अब तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन है कि वो तो ठीक है आ रहा सर, लेकिन आया कहां से? डाउट चल रहा ना, वो रेडियो फ्रीक्वेंसी से पता चलता किसका डाउट आ रहा करके। ठीक है, अब ये आप जानना चाहते तो बताऊंगा, लेकिन आप सहन करना चाहिए उसको। हाँ, तो इसलिए मैं थोड़ा आगे बढ़ते पहले कोर्स में और बाद में फुर्सत में बताऊंगा कि ऐसा आता कैसा है। दिस इज अ डिराइव्ड फॉर्मूला, इट कैन बी डिराइव्ड बाय यूजिंग डेरिवेटिव। अब अपने को इंटीग्रेशन डेरिवेटिव आए तो तकलीफ होती है, सह नहीं कर पाते अपन, तो बाद में सब हो जाएगा। इतना डिराइव करने के बाद बोलेंगे नहीं ठीक है सर, ये अपना कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन इबिट ठीक है। तो मैं पहले अपना कोर्स आगे बढ़ाता हूं, क्योंकि 9 बजे तक मेरे को ये पूरा एक्सप्लेन करना है, तीनों रेशियो। उसके बाद टाइम बचा तो डेफिनेटली करके बताऊंगा, आज नहीं तो कल बताऊंगा जरूर। और वो कोई भी किताब में नहीं मिलेगा आपको। They don't give in any book, not even institute material, not even institutes any suggested, not even any financial book. वो मैं डिराइव करके बताऊंगा आपको डेरिवेटिव, क्योंकि आई एम मैथ स्टूडेंट बेसिकली। चलो, तो ये समझा इतना। तो हमें इतना समझना है कि DOL, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं अपन। DOL क्या स्टडी करता है? DOL studies the effect of change in sales on operating profit. इफेक्ट ऑफ चेंज इन सेल्स ऑन ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फिर उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? डिग्री मेजरमेंट। जैसे बुखार है, तो बुखार है पर कितना है, तो क्या करते हैं अपन? थर्मामीटर लगाते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेंटीग्रेड। तो डिग्री का मतलब होता है मेजरमेंट का तरीका। तो मेजरमेंट का तरीका है DOL, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, और वो कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज चेंज इन इबिट अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स, और उसका शॉर्टकट फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन इबिट। इतना तो समझ गया? शॉर्टकट फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन इबिट। सिंपल है, इतना समझा है सबको? अब इसका आंसर जो आता है उसका इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैलकुलेट करना तो बहुत आसान है, क्या वो स्टेटमेंट बनाने का टक 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 कंट्रीब्यूशन अपॉन इबिट करने का है क्या उसमें? लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन देखो आप, मतलब क्या है। तो सपोज DOL 2 है, इसका मतलब क्या है? For every 1% change in sales, there will be 2% change in operating income. ये मतलब है, समझा क्या आपको पक्का? You have to repeat कि when I say that DOL is 2, इसका मतलब for every 1% change in sales, there will be 2% change in operating income. मान लो किसी का DOL 3 है, तो इसका मतलब क्या हुआ? For every 1% change in sales, there will be 3% change in operating income. इसका मतलब if I increase the sale by 10%, my operating profit will increase by 30%. If I increase the sales by 50%, my operating income will increase by 150%. सीधी सी बात है। इसी का मतलब यदि मुझे प्रॉफिट 150% से बढ़ाना है, तो मुझे सेल्स सिर्फ 50% बढ़ाना पड़ेगा। मुझे सिर्फ सेल्स 50% बढ़ाना पड़ेगा। मान लो DOL 4 है,
मतलब क्या हुआ? फॉर एवरी 1% चेंज इन सेल्स देयर विल बी 4% चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम। मतलब यदि मैं 10% से सेल्स बढ़ाता हूं तो क्या होगा? 40% से ऑपरेटिंग इनकम बढ़ेगा। यदि मुझे ऑपरेटिंग इनकम 80% से बढ़ाना है तो सेल्स कितना बढ़ाना पड़ेगा? 20% बढ़ाना पड़ेगा। ये उल्टा समझ रहा कि नहीं? पक्का? तो यदि मुझे 80% से प्रॉफिट बढ़ाना है, 80% से, तो व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू जस्ट इंक्रीज द सेल्स बाय 20%। 20 into 4 80% से प्रॉफिट बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं? तो इधर थोड़ा सा सेल बढ़ाओ तो उधर भयंकर प्रॉफिट परसेंट बढ़ता है ना। तो यहीं से इसका उगम, ये शब्द लीवरेज क्यों बोलते हैं? इसका उगम यहां से हुआ है। द मीनिंग ऑफ द वर्ड लीवरेज। लीवर पढ़े हम? लीवर पढ़े क्या? लीवर फिजिक्स में पढ़े हैं, साइंस में पढ़े हैं। लीवर क्या होता है? देखो, सिंपल सा उदाहरण देखिए। ऐसा एक बहुत बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है, ठीक है? पत्थर एकदम प्लेन नहीं, इरेगुलर शेप का होगा। बहुत बड़ा पत्थर पड़ा है और ये पत्थर का वजन है 100 किलो और अपना वजन है 60-70 किलो। और अपन कोई वेट लिफ्टिंग चैंपियन है ही नहीं कि अपना जितना वजन है उसके डबल का वेट उठाएं, बराबर है? तो ये पत्थर अपने को इधर हटाना है, थोड़ा सा बाजू करना है, तो इतना वजन तो अपने से उठता नहीं। तो हम क्या करते हैं? एक सब्बल लाते। सब्बल मालूम है क्या? सब्बल मतलब होता है लोहे का ऐसा बहुत बड़ा रॉड रहता है, सॉलिड ऐसा लोहे की सलाख, सरिया मोटा वाला, ठीक है? फिर एक हम ऐसा छोटा सा पत्थर ढूंढते, इतना बड़ा मजबूत वाला, पक्का वाला, ठीक है? ईंट का टुकड़ा नहीं चलेगा, मजबूत पत्थर ढूंढते हैं, उसको यहां रखते हैं, उसको यहां रखते हैं, ठीक है? समझे क्या? अब ये जो है हमारा सरिया, मतलब ये डंडा जो है सब्बल लोहे का, ये मान लो 11 फुट है, इधर 10 फुट और इधर 1 फुट। मतलब ये टेकू के इधर 1 फुट है और इधर 10 फुट है, ऐसा लंबा 11 फुट का लंबा सब्बल लिया हमने। समझ रहे? अब हमारा मैथमेटिक्स ये बोलता है, ठीक है? टॉर्क, टॉर्क पढ़ेगा आपने? टॉर्क, हाँ टॉर्क। तो ये बोलता है कि भाई इधर का लंबाई मल्टीप्लाइड बाय इधर का वजन कितने हो गए? 1 into 100 100 डिवाइडेड बाय या इज इक्वल टू रहता है इधर का लंबाई मल्टीप्लाइड बाय इधर का वजन। अब इधर आपको ये पत्थर हटाना है तो इधर से जोड़ देना पड़ेगा ना आपको, यू टू पुश इट लाइक दिस। तो ये जोड़ कितना लगेगा हमको? तो बोलते हैं कि भैया इधर का गुणाकार किया, अब इसको इधर का गुना 10 into x 10x, तो कितना आएगा? x इज इक्वल टू, ये इक्वल रहता है, इक्वल टू 10x, तो x इक्वल टू कितना है? 10 किलो। मतलब ये कि आप सिर्फ 10 किलो का जोर लगाओ और 100 किलो का पत्थर सरक जाएगा उधर, थोड़ा सा सरकेगा, फिर थोड़ा सा सरका कि ये टेकू भी इधर करने का, फिर ये बांबू इधर करने का, फिर से जोर लगाने का, धीरे 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 सरक जाएगा। लेकिन अपना काम तो बना ना, यानी हमें 100 किलो का पत्थर उठाने के लिए सिर्फ 10 किलो का जोर लगाना पड़ेगा। 10 किलो का जोर तो है ना अपने हाथ में कि नहीं है? मान लो उतना भी नहीं है तो हम क्या करेंगे? ये बांबू और लंबा लो ना, 21 फुट ले लो, 1 फुट इधर 20 फुट इधर, 21 फुट ले लो। अब क्या होगा? 100 डिवाइड बाय 20, 5 किलो वजन लगेगा अपने को। आपको सिर्फ लगेगा यहां पे वेट लगाना पड़ेगा 5 किलो, सिर्फ 5 किलो का जोर लगाओ। 5 किलो का तो बहुत ही कम हो गया। तो ये बांबू आप जितना लंबा लेंगे या फिर ये टेकू जितना नजदीक नजदीक करेंगे उतना ही काम में आएगा। जैसे मान लो ये टेकू को हमने अभी क्या किया, आधे फुट पे लेके गए, आधे फुट 6 इंच पे लेके गए, तो क्या होगा? 100 into 6 50 डिवाइड बाय 20, 2.5 किलो, सिर्फ 2.5 किलो का बस सनी देओल का, ठीक है? 2.5 किलो का हाथ ऐसा दबाए कि हो गया खत्म, 100 किलो का पत्थर उठलेगा। तो हेलो, इसको बोलते एफर्ट। You are putting an effort. This is called as effort. This is called as load. ये वजन हटाना है, इसको बोलते लोड, इसको बोलते एफर्ट, और इसको बोलते फलक्रम। ये टेकू लगाते ना अपन इधर, उसको बोलते हैं फलक्रम, हम बोलते टेकू, फलक्रम। और ये पूरा मैकेनिज्म जो है इसको बोलते लीवर, इसको बोलते लीवर फिजिक्स में।
अब इसका यहां क्या संबंध है? तो वो आईआईटी में आजकल, मतलब आईएम में आजकल वहां से निकलते लोग, आईआईटी से निकलते साइंस पढ़ के और घुसते फिर आईएम में फाइनेंस में, और फिर यह ऐसे कुछ तो भी निकालते लीवरेज। अब ये लीवर का उनका नॉलेज ये है कि इधर थोड़ा सा जोर लगाओ, बहुत ज्यादा वजन उठाओ, थोड़ा सा सेल बढ़ाओ, बहुत ज्यादा प्रॉफिट बढ़ाओ, ठीक है। थोड़ा सा सेल बढ़ाओ 20% से 80% से प्रॉफिट बढ़ेगा। दैट्स व्हाई दे कॉल इट लीवरेज, दैट्स व्हाई दे कॉल इट लीवरेज। ये लीवरेज का उगम वहां से है। हर शब्द के पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है बहुत बड़ा, और समझना पड़ता, तो उससे आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है। तो समझा आपको क्या है? खैर, ये कोई पूछेगा नहीं हाउ द लीवरेज वर्ड हैज बीन इवॉल्व्ड, ये कोई पूछेगा नहीं, कि उनको ही मालूम नहीं, तो क्या पूछेंगे। चलिए, तो अब ये बताइए कि यदि DOL 2 है तो 10% से सेल बढ़ाओगे तो 20% से प्रॉफिट बढ़ेगा। DOL 3 है तो 10% से सेल बढ़ाओगे तो 30% से प्रॉफिट बढ़ेगा। इधर सिर्फ 10% सेल बढ़ाओ 40। तो DOL ज्यादा रहना अच्छा है कि बेकार है? अच्छा है। DOL ज्यादा रहना अच्छा है? नहीं, अच्छा नहीं है। आपने घी देखा, बड़गा नहीं देखा, ये कहावत है हिंदी में, घी देखा बड़गा नहीं देखा। मतलब क्या है वो भी समझाना पड़ेगा, नहीं तो कहावत समझ में नहीं आएगी। बिल्ली रहती घर में, वो आती है और वो आपका जो दही या मक्खन उसको बहुत पसंद रहता है बिल्ली को, तो वो टोकरे में एक दही रखा हुआ है किचन में, तो बिल्ली आती है, ठीक है। और उसका खास देखो, बिल्ली जब भी दूध पीती है, मक्खन खाती है, दही खाती है, तो आंख बंद कर लेती है। देखा क्या आपने? आंख बंद कर लेती है, ठीक है। वो इसलिए कि किसी ने उसको देखना नहीं चाहिए। अब वो उसकी अक्ल है कि अपने आंख बंद कर ली मतलब बस दुनिया बंद, ठीक है। आंख बंद करके वो अपना मक्खन खाना शुरू कर देती है, ठीक है। और घर का जो मालिक है उसको मालूम है बिल्ली बीच में आती है, मक्खन खाती है, वो बाजू में एक सोटा रखता, बहुत बड़ा सोटा, मतलब लकड़े का ऐसा स्टंप रहता है ना आपका क्रिकेट का, वैसा, ठीक है। और जैसे मक्खन खाना शुरू करती वो रप से स्टंप से मारता उसको। तो बिल्ली ने क्या किया? मक्खन देखा, घी देखा, उसके बाजू का बड़गा नहीं देखा। बड़गा मतलब वो स्टंप। तो आपने भी वैसा घी देखा, 10% बढ़ाओ बोले सेल, 40% प्रॉफिट बढ़ेगा। घी देखा, बड़गा नहीं देखा। 10% से सेल कम होता है तो 40% से प्रॉफिट कम होगा ना बेटा, नहीं क्या? 20% से सेल कम होता है तो ये सिचुएशन में 80% से प्रॉफिट कम होगा, तो ये बढ़गा हो गया ना। तो आपने एक ही बात देखी, कहां बोले बढ़ता, हो बढ़ता, बहुत अच्छा बढ़ता। अरे घटेगा तो वैसी स्पीड से घटेगा ना, इसलिए ये रिस्की है। इसलिए ये व्हाट इज रिस्क? व्हाट इज रिस्क? रिस्क मीन्स वेरिएशन इज कॉल्ड एज रिस्क। ऑपरेटिंग रिस्क मतलब वेरिएशन इन द ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज कॉल्ड एज ऑपरेटिंग रिस्क। वेरिएशन इन द ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज कॉल्ड एज ऑपरेटिंग रिस्क। तो ये जो DOL ज्यादा है, मैंने क्या बोला था? फॉर एवरी 1% चेंज, मैंने सिर्फ बढ़ेगा ऐसे थोड़ी ना बोला था। फॉर एवरी 1% चेंज इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट देयर विल बी 4% चेंज इन प्रॉफिट। फॉर एवरी 1% चेंज इन सेल्स देयर विल बी 4% चेंज इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट। यहां पे क्या होगा? फॉर 1% चेंज इन सेल्स देयर विल बी ओनली 2% चेंज। सो यदि सेल्स आपके 10% घटते हैं तो प्रॉफिट 20% से घटेगा। यहां पे सेल्स 10% से घटेगा तो प्रॉफिट 40% से घटेगा। डेंजरस काम हो गया, वेरिएशन ज्यादा हो गया। वेरिएशन इज कॉल्ड एज रिस्क, समझ लेना। एंड वेरिएशन इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड CV स्टैटिस्टिक्स। याद है क्या आपको? तो आपको वेरिएशन कम चाहिए। जैसे हमारा प्रोफेशन है कोचिंग का, इसमें वेरिएशन बहुत रहते हैं। कोई बैच में 250 स्टूडेंट आ जाते, कोई भी 400, एकदम प्रॉफिट ही प्रॉफिट। कोई 50 भी नहीं आते तो रेंट देना मुश्किल हो जाता, घर से देना पड़ता। तो क्या हुआ कि प्रॉफिट में बहुत वेरिएशन है, इसका मतलब रिस्क बहुत है। अब रिस्क बहुत है इसलिए रिटर्न बहुत है। आप हरदम लोग बैठे बैठे कॉस्टिंग की प्रॉब्लम कम करते और स्टूडेंट कितने मल्टीप्लाइड बाय फीस, ये कैलकुलेशन ज्यादा करते आप लोग, ठीक है। करते कि नहीं करते? करते। अब प्रॉब्लम यह है कि भैया कभी कभी रिस्क भी रहता है उसमें, तो बिकॉज देयर इज हायर रिस्क देयर इज हायर रिटर्न। और जो बिजनेस में रिस्क कम है उसमें रिटर्न कम। जैसे SBI में पैसे डालोगे तो रिस्क कम है इसलिए रिटर्न 7-8% है। म्यूचुअल फंड में डालोगे थोड़ी बहुत रिस्क है तो रिटर्न 8-10% है। प्योर इक्विटी में डालोगे बहुत ज्यादा रिटर्न है, रिस्क भी ज्यादा है। तो रिस्क एंड रिटर्न दे गो हैंड इन हैंड। यू कैनॉट मेक मनी अनलेस यू टेक द रिस्क।
आर यू फॉलोइंग? सो यू हैव टू टेक एप्रोप्रिएट रिस्क। उसके ऊपर और एक चैप्टर है रिस्क एनालिसिस, बाद में पढ़ेंगे। हर चीज पे चैप्टर है अपने पास। हाँ, तो कुछ समझे? तो फिर DOL कितना अच्छा है? कितना अच्छा? कम होना चाहिए, जितना कम उतना अच्छा, ज्यादा नहीं, जितना कम होगा उतना अच्छा। अब कम से कम मतलब कितना होगा? तो ये ध्यान दो कि यहां जैसे हमने वो लीवर जो था हमारा, ये ऐसा निकाला था ना, यहां टेकू लगाया था, यहां पत्थर था बहुत बड़ा। अब ये हम पत्थर हटा देते हैं, ये पत्थर हटा देते। अब ये बांबू कितना भी बड़ा लो, ये पत्थर हटेगा क्या? नहीं। मतलब ये लीवर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? टेकू। ये लीवर है क्योंकि ये टेकू है, ये टेकू नहीं है तो ये लीवर कुछ काम का नहीं। आर यू फॉलोइंग? आप यहां पे पत्थर के जगह ईंट का टुकड़ा लगा दो, एक ईंट का टुकड़ा, जैसे ये प्रेस करोगे वो ईंट का टुकड़ा जो है धस जाएगा, उसका भूगा हो जाएगा, ये पत्थर नहीं हटेगा। तो टेकू हो ना, टेकू के बजाय नहीं जमेगा। तो जैसा लीवर में टेकू है, वैसे हमारे यहां पे लीवरेज में टेकू कौन सा है? फिक्स कॉस्ट है। कैसा क्या है देखो, फिक्स कॉस्ट इज माई टेकू। कैसे देखो, ठीक है। मान लो कि हमारा फिक्स कॉस्ट 0 है, थोड़ी देर के लिए फिक्स कॉस्ट 0 है, तो ये क्या होगा? कंट्रीब्यूशन माइनस 0, 3200, और हमारा DOL क्या होगा? 1। DOL 1, 3200 पॉइंट 1। और 1 आ गया मतलब क्या हुआ कि इफ यू इंक्रीज सेल्स बाय 1%, प्रॉफिट ऑल्सो इंक्रीज बाय 1%। इफ यू डिक्रीज सेल्स बाय 1%, प्रॉफिट डिक्रीज बाय 1%। मतलब वेरिएशन कम से कम रहेगा। आर यू फॉलोइंग? सो इफ देयर इज नो फिक्स कॉस्ट, देयर इज नो ऑपरेटिंग रिस्क। ये समझ लो, इफ देयर इज नो फिक्स कॉस्ट, देयर इज नो ऑपरेटिंग रिस्क। इसलिए जो लोग फुटपाथ पे दुकान लगाते हैं, समझ लो, बाद में लिखो ना, अरे ऐसे तो कितनी चीजें निकलेंगी, क्या लिखेंगे? फुटपाथ पे जो लोग दुकान लगाते हैं सब्जी का, उनको रेंट नहीं देना पड़ता, उनको कोई फिक्स कॉस्ट नहीं, उनकी दुकान में कोई नौकर ही नहीं, मालक चालक है, खुद ही चलाता है दुकान। आर यू फॉलोइंग? सो दे आर नो फिक्स कॉस्ट। इसलिए वो क्या करते हैं, आप देखेंगे वो नुक्कड़ नुक्कड़ पे वो इस्त्री करने वाले रहते हैं कपड़े को, है ना, छोटी सी दुकान टपरी लगा देते, कोई सब्जी बेचता है फुटपाथ पे बैठ के। अब ये लोग कभी भी दुकान बंद कर देते। आप एक गट्टा डालते इस्त्री के लिए, बोले कल मेरे को सवेरे गांव को जाने का है, ठीक है, तो शाम तक के दे दे, आज शाम तक दे दे, हाँ बोलता, और दुकान भर के चला जाता। आप जाके शाम को आके देख दुकान बंद, आता ही नहीं हो। क्यों? बोले बारिश हो गई ना, मूड नहीं हुआ काम करने का, बंद कर दिया। तो उसका कभी मूड नहीं करता कभी भी, तो वो कभी भी बंद करते दुकान, कभी भी चालू करते। लेकिन जो हमारा बेचारा बर्डी का दुकानदार है, बड़ी शोरूम है, 2-4 नौकर चाकर है, किराया देना पड़ता, वर्किंग कैपिटल लोन लिया, उसको इंटरेस्ट देना पड़ता, तो वो धंधा चालू रखे कि ना रखे, उसकी फिक्स कॉस्ट चलते ही रहती है। इसलिए कभी दुकान बंद नहीं करता। नागपुर बंद, शिवसेना, मनसे, नागपुर बंद भी करेंगे तब भी वो क्या करते, दुकानदार बराबर दुकान में जाता और थोड़ा आधा शटर खोल के रखता है। उधर से मोर्चा आया तो पूरा शटर बंद कर देता, मोर्चा गया तो फिर शटर खोल के अपना काम चालू, बिकॉज ही कैन नॉट अफोर्ड, बिकॉज ही हैज ए फिक्स कॉस्ट। धंधा भी नहीं होगा तो उस दिन का जितना फिक्स कॉस्ट उतना नुकसान हो गया उसका। सो इफ यू हैव लेस फिक्स कॉस्ट और नो फिक्स कॉस्ट, इट इज द बेस्ट सिचुएशन। बट ऐसे बहुत कम धंधे होंगे जो फुटपाथ पे चलते होंगे विदाउट फिक्स कॉस्ट। तो इसलिए आपका आइडियल DOL वो होगा लिटिल मोर देन 1। आइडियल कितना होगा? लिटिल मोर देन 1। 1 के ऊपर 1.1, 1.2, 1.5 है तो ठीक है, थोड़ी सी तो फिक्स कॉस्ट रहेगी। आर यू फॉलोइंग? तो वहां लिखिए आप, ऑपरेटिंग लीवरेज इज बिकॉज ऑफ फिक्स कॉस्ट। ऑपरेटिंग लीवरेज इज बिकॉज ऑफ फिक्स कॉस्ट। फिर नेक्स्ट लाइन मिलेगी, इफ देयर इज नो फिक्स कॉस्ट, DOL विल बी इक्वल टू 1। इफ देयर इज नो फिक्स कॉस्ट, DOL विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, फिर आगे लिखिए, हायर द DOL, हायर इज द ऑपरेटिंग रिस्क। हायर द DOL, हायर इज द ऑपरेटिंग रिस्क। ठीक है, therefore most desirable DOL is little more than 1. Higher the DOL, higher is the risk. Therefore most desirable DOL
मोस्ट डिजायरेबल DOL इज लिटिल मोर देन 1, यानी एक से थोड़ा ज्यादा होना। एक एग्जैक्ट कब रहेगा? फिक्स कॉस्ट 0 रहता है, वो फुटपाथ वालों के लिए। फुटपाथ वाले तो दुकान भी कभी बंद करते हैं, तो वो उनको क्या करना है? फाइनेंशियल रिस्क, ऑपरेटिंग रिस्क, बिजनेस रिस्क, क्या करना है उसको? बोले पैसे मिल रहे हैं ना, बहुत हो गए, तो उसके लिए है नहीं ये सब फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हो गया? समझा इतना? पक्का? और अभी इसके बारे में कोई डाउट है तो पूछो मेरे को। तो आपको एक जनरली क्वेश्चन कैसे आता? ये आपको स्टेटमेंट बनाना पड़ता, सेल्स मैन दिस, और उसमें कंट्रीब्यूशन कितना है, EBIT कितना है, डिवाइड करने को, खत्म बात, रेशियो। फिर वो पूछेंगे कि भैया हमारा सेल यदि 10% बढ़ेगा तो प्रॉफिट कितने से बढ़ेगा? तो बोले DOL देखो और उसको मल्टीप्लाई करो, खत्म। फिर ये बोलेंगे, नहीं तो बोलेंगे कि हमारा प्रॉफिट इतना बढ़ना चाहिए तो सेल कितना बढ़ना चाहिए। ये सारे ओरली किए अपन ने, प्रॉब्लम करते आएंगे ना, बेसिक समझो आप। पक्का? नेक्स्ट, अब जो चेंज EBIT में होता है उसका असर EPS पे क्या होता है, ये हम स्टडी करते हैं इन फाइनेंशियल लिवरेज। नेक्स्ट टाइटल डालेंगे आप, फाइनेंशियल लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज, इट स्टडीज फाइनेंशियल लिवरेज, इट स्टडीज the effect of, it studies the effect of change, it studies the effect of change in, effect of change in EBIT, effect of change in EBIT on earning per share. It studies the effect of change in EBIT on earning per share. मतलब कि यदि हमारा EBIT बदलता है तो उसका असर EPS पे क्या पड़ता है, ठीक है? तो फिर उसका डिग्री क्या होगा? डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। अब आप ही बता सकते क्या होगा? परसेंटेज चेंज इन, क्या होगा? क्या? अर्निंग पर शेयर। काय का इफेक्ट? परसेंटेज चेंज इन EBIT। तो नीचे EBIT, परसेंटेज चेंज इन EBIT आएगा, ऊपर परसेंटेज चेंज इन EPS आएगा, आएगा ना? ठीक है भाई। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज इन EBIT? मतलब परसेंटेज चेंज इन EBIT नीचे आएगा, ऑन चेंज इन अर्निंग पर शेयर, ऑन ये डिपेंडेंट हो गया इसलिए ऊपर आएगा। समझ रहे? अब यहां पर भी कर डालो ना, ये DOL का फॉर्मूला क्या हमारा? कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। ये पहला वाला कंट्रीब्यूशन कितना है? 6000, EBIT कितना है? 5000, कितना आया? 1.2, ठीक है। अब आप देखिएगा जैसा जैसा हमारा सेल बढ़ रहा है, जैसे सेल बढ़ रहा है, ये हमारा DOL क्या हो रहा है? कम कम होते जा रहा है। क्यों? कि सेल लेवल ज्यादा हो गई ना आपकी, तो रिस्क आपकी कम हो गई, वेरिएशन इन प्रॉफिट की रिस्क कम हो गई परसेंटेज में। चलिए फिर हम निकालते हैं DFL, DFL डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। अब ये लेवल पे निकालते, फॉर्मूला क्या बोलता है? परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन EPS। तो देखो यही करूं क्या मैं, कि उधर करूं? इधर ही करता हूं। DFL फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर। हाउ टू फाइंड? पहले अर्निंग पर शेयर इतना था, इससे इतना हुआ, यानी 1.3333 माइनस 1. अरे ये होना चाहिए 15.40 माइनस 9.80 डिवाइडेड बाय 9.80। परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर इनटू 100 डिवाइडेड बाय क्या होगा? परसेंटेज चेंज इन EBIT। EBIT का चेंज कितना हुआ? तो 2200 का 3000 हुआ, मतलब 3000 माइनस 2200 डिवाइडेड बाय 2200। यहां से इतना बढ़ा ना, तो कैलकुलेट करो इनटू 100, तो ऊपर में कितना आता है? 15.4 माइनस 9.8 डिवाइडेड बाय 9.8%।
तो आ गया 57.14%। आ रहा क्या ऊपर, डिवाइडेड बाय 3000 माइनस 2200 डिवाइडेड बाय 2200 इंटू 100, तो ये आ गया 36.36 और इसको डिवाइड करो 57.14 डिवाइडेड बाय 36 है नहीं, 36.36 कितना है 1.57। समझा? परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर कितने परसेंट बदला, पहले इतना था बाद में इतना हुआ, डिफरेंस निकालो डिवाइड बाय ये। वैसा इबिट तो ऑलरेडी निकाला था अपन ने उधर 26.26 36.36, तो ये आ गया 1.7। अभी इतना बड़ा करने के बजाय डायरेक्ट बताते आपको, डायरेक्ट उसी के लिए वेट कर रहे थे। डीएफएल डायरेक्ट फॉर्मूला, इबिट अपॉन पीबिट, इबिट अपॉन पीबिट, बस खत्म। अब इबिट कितना है बोलो, इबिट कितना है 2200, पीबिट कितना है, पीबिट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1400 आता क्या देखो 22 डिवाइडेड बाय 14 1.57। अरे बोले बहुत ही आसान है ये तो, ठीक है, समझ रहे कि नहीं? इधर करो, इधर क्या होगा इबिट अपॉन पीबिट, इबिट 3000 डिवाइड बाय पीबिट 2200 कितना है 1.36। इधर देखो इबिट 5000 पीबिट 4200 1.19, ठीक है। तो ये फॉर्मूले जो है इतने कारगर है, इतने काम के हैं कि इसमें तो ये फार्मूला लगता ही नहीं, टैक्स रेट, अर्निंग पर शेयर, नंबर और कुछ भी नहीं लगता, इबिट पीबिट खत्म। दैट इज, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स एंड इंडिपेंडेंट ऑफ टैक्स रेट, ऐसा ही मतलब होता है उसका। उसका टैक्स रेट से कोई लेना देना नहीं, उसका नंबर ऑफ शेयर से कोई लेना देना नहीं। हेलो, समझ रहे? अब इसका मीनिंग समझ लो, मीनिंग समझ लो। देखो इधर ये डीएफएल लिखा कि डीओएल लिखा, डीएफएल करेक्शन करो, डीएफएल है वो। अब डीएफएल मान लो किसी प्रॉब्लम में डीएफएल 2 आता है, तो इसका मतलब क्या होगा, फॉर एवरी 1% इंक्रीज या चेंज इन इबिट देयर बी 2% चेंज इन अर्निंग पर शेयर। ये मतलब हो गया उसका, हो गया ना? इसका मतलब सपोज किसी के लिए डीओएल 3 है, डीएफएल 3 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1% से बढ़ता है तो अर्निंग पर शेयर 3% से बढ़ेगा। समझ रहे? सपोज यहां पे 4 है, तो इसका मतलब हुआ कि यदि ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2% से घटता है, यदि ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2% से घटता है तो अर्निंग पर शेयर 8% से घटेगा, ऐसा मतलब हुआ। समझ रहे कि नहीं? फिर मान लो कहीं डीएफएल 5 है, तो मतलब हुआ कि फॉर एवरी 10% इंक्रीज इन द ऑपरेटिंग प्रॉफिट देयर विल बी 50% इंक्रीज इन अर्निंग पर शेयर, एंड फॉर एवरी 10% डिक्रीज इन द ऑपरेटिंग प्रॉफिट देयर विल बी 50% डिक्रीज इन द अर्निंग पर शेयर। तो ये दुधारी शास्त्र है, मतलब जितना अच्छा लगता उतना बेकार भी लगेगा। मतलब बोले 1% से सिर्फ प्रॉफिट बढ़ा तो 5% से हमारा अर्निंग पर शेयर बढ़ा, लेकिन 1% से भी प्रॉफिट घटता है तो एकदम से 5% से आपका अर्निंग पर शेयर घटेगा। तो वेरिएशन इज कॉल्ड एज रिस्क, सो दिस इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल रिस्क, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल रिस्क। So it measures financial risk. DOL measures operating risk. This measures financial risk. समझे? तो ये मीनिंग याद करने की जरूरत नहीं ना, मतलब होगा नहीं याद, ठीक है। फिर आगे लिख दीजिए, हायर द DFL, हायर द DFL, हायर इज द फाइनेंशियल रिस्क, हायर द DFL, हायर इज द फाइनेंशियल रिस्क। इसका शॉर्ट फॉर्मूला लिखने का रहेगा ना आपका, इबिट अपॉन पीबिट, इबिट अपॉन पीबिट।
समझा है क्या? ठीक है, फिर शॉर्ट फॉर्मूला आया कहां से? दिस नॉट इन कोर्स, अगेन आई कैन डिराइव इट बट इट्स नॉट इन कोर्स। एक मैं करके बताऊंगा पहला, वैसे बाकी कर सकते हैं। तो ये हो गया फाइनेंशियल लीवरेज, समझा इतना? तो एक बार समरी, फाइनेंशियल लीवरेज स्टडीज व्हाट? इफेक्ट ऑफ चेंज इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑन अर्निंग पर शेयर, दिस इज स्टडीड बाय फाइनेंशियल लीवरेज। फॉर्मूला है उसका परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन इबिट। शॉर्टकट फॉर्मूला है इबिट अपॉन पिविट, राइट? फिर वो क्या बताता है, यदि मान लो X% DFL है तो इसका मतलब क्या? फॉर एवरी 1% चेंज इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट देयर विल बी X% चेंज इन द अर्निंग पर शेयर, राइट? एंड हायर द ऑपरेटिंग, वो तो लिखा ही है, हायर द फाइनेंशियल लीवरेज हायर इज द रिस्क। और जैसा ऑपरेटिंग लीवरेज वाज बिकॉज ऑफ फिक्स कॉस्ट, ऑपरेटिंग लीवरेज वाज बिकॉज ऑफ फिक्स कॉस्ट, इफ देयर इज नो फिक्स कॉस्ट देयर इज नो लीवरेज, मतलब 1। वैसा ही दिस इज बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट, फाइनेंशियल लीवरेज, फाइनेंशियल रिस्क। तो यदि आपने किसी का लोन ही नहीं लिया तो आपको कोई फाइनेंशियल रिस्क नहीं है। आपकी दुकान है, आपने किसी का लोन नहीं लिया तो जो नुकसान होगा आपका होगा, आपको किसी डरने की बात नहीं है। लेकिन आपने लोन लेके रखा है और प्रॉफिट हुआ नहीं और लोन नहीं दे पाए तो फाइनेंशियल रिस्क है। सो इफ देयर इज नो लोन देयर इज नो इंटरेस्ट, इफ देयर इज नो इंटरेस्ट देयर इज नो फाइनेंशियल लीवरेज। मतलब ये कि ये इंटरेस्ट शून्य है, ये इंटरेस्ट शून्य है तो इबिट पिबिट सेम हो जाएंगे और 1 आ जाएगा आंसर। दैट मीन्स द लोएस्ट रिस्क विल बी देयर व्हेन इट इज 1, व्हेन देयर इज नो लोन। सो व्हाट इज डिजायरेबल? हायर इज डेंजरस। सो व्हाट इज डिजायरेबल? लिटिल ओवर 1। तो लिखिए financial leverage is because of interest. Financial leverage is because of interest, because you have to pay interest. ठीक है? If there is no interest, there will be no financial leverage. If there is no interest, there will be no financial leverage. समझ रहे ना? So it is desired. So it is desired to have DFL little more than 1. It is desired to have DFL little more than 1. समझा है? Is that clear, everybody? कोई डाउट है तो पूछते जाओ, कुछ भी डाउट है तो पूछो, मैं आपको बता। हो गया? अब ये देखो हमने क्या किया, इसका इसके ऊपर क्या असर है, मतलब सेल्स का ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे क्या असर है, इसको क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग लीवरेज। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट का अर्निंग पर शेयर पे क्या असर है? अब ये इसका रिलेशन, इसका डायरेक्ट करो ना, सेल्स टू ईपीएस, क्या प्रॉब्लम है? डायरेक्ट है ना, डायरेक्ट। यानी समझो एक्स इज माय ब्रदर, ये डायरेक्ट हो गया, नहीं तो नहीं दूसरा हो सकता है, एक्स इज सन ऑफ माय फादर। मतलब पहले मेरा और फादर का रिलेशन, फिर फादर का और सन का रिलेशन, और इसकी वजह से मेरा और उसका रिलेशन। ऐसा क्या को बताते? इसका रिलेशन, इसका ये डायरेक्ट बोला ना, तो दैट इज कॉल्ड एज कंबाइंड लीवरेज, दैट इज कॉल्ड एज कंबाइंड। तीसरा कंबाइंड लीवरेज क्या होगा फिर? इट स्टडीज व्हाट? इट स्टडीज व्हाट? इफेक्ट ऑफ चेंज इन सेल्स ऑन अर्निंग पर शेयर। लिखो, इट स्टडीज इफेक्ट ऑफ चेंज इन सेल्स ऑन अर्निंग पर शेयर, on earning per share. फिर it is measured in degree, तो डिग्री क्या होगी? DCL, डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज, DCL। फॉर्मूला क्या होगा? किसके ऊपर इफेक्ट देखना है? ईपीएस, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स।
ठीक है, करके देखो, पहले केस में करके देखो, या आखिरी केस, कौन सा भी केस किया तो चलेगा, आखिरी केस में करके देखते, चलो यहां पे करके देखते हैं। नाउ व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन ईपीएस, यहां पे देखिए, यहां से यहां आ गए या यहां से इधर जाओ, चलो इधर से इधर आएंगे तो चेंज इन सेल्स, चेंज इन ईपीएस मिलेगा ना, यहां से इधर, तो चेंज कितना हुआ 29.40 माइनस 15.40 डिवाइडेड बाय 29.40, क्योंकि हम चेंज काय में देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं, यहां से इतना कम हुआ तो कितना परसेंट कम हुआ, इंटू 100 डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स 15,000 था, 15,000 से कितना हुआ 10,000 हुआ, डिवाइडेड बाय 15,000 इंटू 100, तो 29.4 माइनस 15.4 डिवाइडेड बाय 29.4%, तो ऊपर आ गया 47, आ रहा क्या 47.619, और नीचे देखो 15,000 माइनस 10,000 5,000 डिवाइडेड बाय 15,000%, 33.33%, और इसको डिवाइड करो 47.619 डिवाइडेड बाय 33.33, 1.42, ठीक है। तो डीसीएल कितना है 1.42। अब डायरेक्ट भी कोई फॉर्मूला होगा ना कि नहीं होगा, छोटा शॉर्टकट, कंट्रीब्यूशन अपॉन पीबिट, कंट्रीब्यूशन अपॉन पीबिट करके देखो आप, डायरेक्ट आता हो, कंट्रीब्यूशन अपॉन पीबिट, कंट्रीब्यूशन कितना है 6,000 डिवाइडेड बाय पीबिट कितना है 4,200, पॉइंट कितना, अरे क्या कंट्रीब्यूशन कितना है 6,000 डिवाइडेड बाय पीबिट कितना है 4,200, कितना है 1.42। अरे इधर लिखना चाहिए ना, इधर का है, इसीलिए इधर का है ना वो। और वैसा सबके लिए निकाल सकते हैं आप फटाफट, कैसे निकालेंगे, पहले के लिए कंट्रीब्यूशन 3,200 डिवाइडेड बाय कितना है पीबिट 980 है ना, कंट्रीब्यूशन कितना है, अरे पहले के लिए कंट्रीब्यूशन 3,200, पीबिट कितना है 1,400, डिवाइड करो ना, डिवाइड बाय 1,400, 2.28, आ रहा क्या। फिर इधर देखो कंट्रीब्यूशन कितना है 4,000 डिवाइडेड बाय पीबिट कितना है 2,200, कितना है 1.81, नहीं 818, ठीक है, समझाए क्या। तो ये सारे फॉर्मूले सिंपल है कि नहीं है, कंट्रीब्यूशन अपॉन पीबिट। तो मुझे ये इतना टाइम वेस्ट नहीं करना था, मान लो 5 घंटा लग गया, ज्यादा ही लग गया, 5 घंटे से भी ज्यादा लग गया, मेरे को यदि शर्ट से निपटना था तो मैं इतना ही बोलता था, लिखो फॉर्मूले 3, डीओएल कंट्रीब्यूशन अपॉन एबिट, डीएफएल इबिट अपॉन पीबिट, डीसीएल कंट्रीब्यूशन अपॉन पीबिट। कहां से आए फॉर्मूले, कोर्स में नहीं है आपके, डेरिवेशन याद रखो, हो गया काम। और ज्यादा बोलना है तो दिस इंटू दिस इक्वल टू दिस, क्योंकि देखो ना कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबिट मल्टीप्लाइड बाय ईबिट अपॉन पीबिट, ईबिट कैंसिल हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन अपॉन पीबिट मतलब देयरफॉर लिख डालो, देयरफॉर लिख ही डालो ना, डीओएल डीसीएल इज इक्वल टू डीओएल प्लस डीएफएल, नहीं प्लस नहीं रे, इनटू डीओएल, गुणाकार करना पड़ेगा उसका, याद रहेगा, ठीक है। सो कंबाइंड रिस्क मतलब इट गिव्स अ कंबाइंड रिस्क ऑफ लोन, दैट इज फाइनेंशियल रिस्क एज वेल एज बिजनेस एंड ऑपरेटिंग रिस्क, इसका कंबाइंड है, ठीक है। तो आपको पता है कि ये दोनों नहीं है, आपको ना तो इंटरेस्ट देना है, कोई लोन लिया नहीं है आपने, नहीं कोई फिक्स कॉस्ट भी नहीं है, और कोई इंटरेस्ट भी देना नहीं है, तो दुकान भी नहीं है किराए की, खुद की भी नहीं है, फुटपाथ पे दुकान है, नो फिक्स कॉस्ट, कोई बैंक का लोन भी नहीं लिया, किसी का लोन नहीं लिया, नो इंटरेस्ट, सो योर बेस्ट
So your DOL, DCL and DFL all will be 1 into 1, 1. So that is the best situation, and that is the situation for the फुटपाथ वर्कर्स, फुटपाथ मर्चेंट्स, जो फुटपाथ पे दुकान लगाते, उनकी वो सिचुएशन रहती है। जो इस्त्री करता कपड़े को, उसकी ये सिचुएशन, इसलिए क्योंकि उसका DFL, DCL, DOL तीनों 1 है, इसलिए वो कभी भी दुकान बंद रखता, कभी भी दुकान बंद रखता, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता उसको। भैया मुद्दल में तो घाटा है नहीं ना, सिर्फ उस दिन का जो प्रॉफिट कमाने का था वो नहीं होगा। किराया तो कोई बैठ नहीं रहा, इंटरेस्ट तो कोई बैठ नहीं रहा। लेकिन बड़े बड़े शोरूम वाले, उनका कैसा किराया चालू है, शोरूम का खर्च चालू, नौकरों के पगार चालू, सब कुछ चालू है, लोन के ऊपर का इंटरेस्ट चालू। जिस दिन रविवार रहता उस दिन इंटरेस्ट पे छुट्टी रहती क्या? बैंक वाला इंटरेस्ट लगाता कि नहीं रविवार का? लगाता, लगाता कि नहीं लगाता? तो उसका तो मीटर चालू रहता है, इसलिए बेचारे को जब बोले तब दुकान चालू रखना पड़ता। कुछ समझ रहे? सो ऑफकोर्स बिकॉज ही टेक्स द रिस्क, ही कैन अर्न मच मोर मनी। हमारा कोई भी नुक्कड़ का अपना बेचारा सब्जी वाला है, वो 250% रिटर्न निकालता है, लेकिन साल का प्रॉफिट 1.5-2 लाख के ऊपर जाता नहीं। और वही सब्जी वाला हमारा धीरू भाई के बच्चे जो सब्जी का दुकान लगाए हैं, नहीं मालूम नहीं, धीरू भाई अंबानी के लड़के जो है रिलायंस फ्रेश, अभी सब्जी का दुकान ही है कि नहीं, बट उसका रिटर्न बहुत कम है, उसका रिटर्न बहुत कम है, ROI, लेकिन टोटल प्रॉफिट बहुत ज्यादा है। क्यों? उसकी फिक्स कॉस्ट बहुत ज्यादा, इंटरेस्ट ज्यादा है, सभी ज्यादा है। तो कुछ समझ रहा है क्या? तो जितने छोटे धंधे होते हैं उसमें ROI ज्यादा होता है, लेकिन टोटल प्रॉफिट कम होता है। जितने बड़े धंधे होते हैं उसमें कैपिटल बहुत ज्यादा लगता है, ROI बहुत कम होता है, लेकिन धंधे इतने बड़े रहते हैं कि बहुत भयंकर कमाई होती है। कुछ समझ रहे? जस्ट गिव एन एग्जाम्पल बताते। हमारा एक दोस्त था, उसके साथ इतवारी में चल बोले मेरे कुछ तो भी सामान लेना था, चल मेरे साथ, बोले चलो गए, फिर घूमे फिरे, कुछ शॉपिंग वॉपिंग किए, फिर बोले मेरे भाई का दुकान है, बोले यहाँ पे काय का, बोले तेल का दुकान है, बोले खाने का तेल, फल्ली तेल है वो सब 2-4 प्रकार के। बोले ठीक, गए भैया। अब गए तो अपना ऐसा एक तेल बूंदी, पहली तेल की दुकान, सब काला काला इधर उधर सब गंदा, वो भी अपना पैजामा इसमें अदरा सफेद पैजाने पे 1500 दाग ऐसा बैठा था उस दुकान पे, ठीक है। अब तेल की दुकान है, अब अपन जहां गए वहां पे अपने को कॉस्टिंग पढ़ाना पड़ता ना, तो पूछते रहते कैसा क्या है बिजनेस का, क्या कैसा क्या, तो उसको पूछे भैया वो कैसा क्या आपका ROI वगैरह कैसा क्या है वगैरह। अरे वो ROI वगैरह क्या करना मालूम नहीं, बोले अपने को एक डब्बे पे उनसे 2 रुपये प्रॉफिट कमाते, बोले एक डब्बा तेल बेच के, पीपा है, एक पीपा रहता 18 लीटर का, एक पीपा तेल बेच के एक डब्बा 2 रुपये कमाते, बोले। तो मैंने लगा बढ़िया, तो मेरे को लगा कि 2 रुपये में क्या कमाई होती होंगी, एक डब्बे का तेल है, अभी 70-80 रुपये भाव पकड़ लो तब का, 70 × 18 लीटर हो गया, 1200-1300 का डब्बा ही हो गया। अब 1300 रुपये 2 रुपये कमा रहा, तो मैंने अपने कैलकुलेशन किए, 2 डिवाइडेड बाय 1300%, क्या 0.15% प्रॉफिट है। फिर उसको हमने पूछा आपको मालूम है रिटर्न, टर्नओवर, फिर पूछा कितने डब्बे बेच डालते, बोले रोज के, ज्यादा नहीं, बोले 70-80 हजार डब्बे बिकते, बोले रोज के, 80,000 डब्बे, होलसेल की दुकान है तेल की इतवारी में, 80-70-80 हजार, तो बोलो 75,000 भी बोला, 75,000 × 2, 1.5 लाख रुपए कमा रहा बैठे बैठे, वो 1.5 लाख रुपए पर डे टर्नओवर, ऐसा है भैया। तो इसलिए ना ऐसे समझो मत, कुछ छोटे छोटे लोगों को छोटा मत समझो, बहुत बड़ा आदमी है वो। और उसका ब्रदर हमारा फाइनेंशियल मैनेजर था, मतलब WCL में काम करता था, ही वॉज फाइनेंस मैनेजर। ये अपने किराने की अपनी तेल की दुकान चलाता था, उसका साल का सैलरी 1.5 लाख नहीं था तब, क्योंकि तब के जमाने में बहुत सैलरी कम थी, 7-8 हजार सैलरी होंगी, वैलिडिटी छाड़ने, खत्म बात, 1 लाख के अंदर सैलरी। इनका एग्जामिशन लिमिट तब 7,000 थी सर, 7,000 एग्जामिशन लिमिट इनकम टैक्स की। अब बताओ, तो ऐसे ये धंधे जो बहुत एक छोटे छोटे चौकोन रहते, वह ऐसा बिजनेस करते कि पूछो मत, ऐसा बिजनेस करते पूछो मत। तो इसका मतलब ये नहीं कि सीए बेकार है, इट्स नॉट दैट, लेकिन वही आदमी यदि सीए बन के करता था वो तेल का धंधा, तो पूरा कुछ और करता था, पूरे ऑल इंडिया में फ्रेंचाइजी बांटता था तेल की, ठीक है ना भाई। नहीं तो पाइपलाइन डालता था, बोले कहा ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा आता, पाइपलाइन फैक्ट्री से लेके तो दुकानों तक फैक्ट्री पाइपलाइन डाल दे बोले तेल की, चलो। तो आफ्टर ऑल मतलब आप बिजनेस छोटे छोटे दिखते, बिजनेस होलसेल मार्केट में जाओ, छोटे छोटे बिजनेस दिखते, क्या कमाते, धनाधन कमाते,
हमारे वो एरिया में प्रताप नगर में रहता हूं मैं, वहां पे बॉम्बे चाट है। और 7-8 साल पहले वो हाथगाड़ी लाके लगाया था उस फुटपाथ के बाजू में, हाथगाड़ी, पानीपुरी गाड़ी ठेला रहता ना, ठेला लगाया था उसने। 2-3 साल में उसने दुकान खरीद ली, जहां पे खड़ा रहता था वही दुकान खरीद ली उसने खुद, और बढ़िया भी मतलब घर के 3-4 लोग बैठते हैं, और बढ़िया बोर्ड लगाया, हमारे यहाँ पानीपुरी बिस्लरी के पानी में बनती है, मतलब पानी सादा नहीं यूज करता, बिस्लरी का पानी, और एकदम नीट क्लीन परफेक्ट बिल्कुल। और इतवारी से भी लोग वहां पे वो भेलपुरी खाने आते वहां तक। अब बताओ, बड़े बड़े लोग आते, बड़ी बड़ी गाड़ियां लग, उसके पास भी बढ़िया वो इको स्पोर्ट वगैरह कार है, मस्त बिल्कुल एकदम बम्पर। तो जबरदस्त काम है, तो सोचो आप। और फल वाला है, लोकमत चौक पे फल खरीदते थे हम जब वहां रहते थे, तो फल वाला है, 7,500 स्क्वायर फीट का बंगलो है उसको त्रिमूर्ति नगर में, हाथगाड़ी में फल लगाता है, फल बेचता है, 7,500 स्क्वायर फीट का बंगलो है, बताओ। फिर उसके भरोसे उसने बाजू में एक सागर रेस्टोरेंट करके खरीद लिया उसने, लोकमत चौक पे खुद खरीद लिया, खरीद के भी 8-10 साल हो गए। वो हाथगाड़ी, फल की हाथगाड़ी की बेसिस से पूरे रेस्टोरेंट खरीद डाला एकदम, वो भी लोकमत चौक में का। देखो फिर ऐसा है ना भैया। चलो, अब इसका मतलब ये नहीं कि हमने वो सब धंधे करने चाहिए, बट वो धंधे भी बुरे नहीं है, ये समझ लो आप। मतलब लोगों को है उसकी तरफ देख के मत नापो, बहुत भारी भारी रहते हैं। जब मैंने एक और बात, जब मैं शुरू किया था टीचिंग में आया था, तो हमारे बाकी के जो प्रोफेशनल ब्रदर्स थे, कभी कभी हम से घूमने जाते थे राहटे कॉलोनी में, तो वहां बहुत बड़े एक फेमस सीए है, वो भी आते थे मेरे साथ, ऐसे पैदल पैदल चलते थे, तो रास्ते में मिले तो बात करते। तो एक दिन मेरे को उसने बोला, सीए, सीनियर सीए थे, तब मैं जूनियर था, आई वाज अ फ्रेशर। तो बोले, अरे क्या बोले तू ये सीए वगैरह बन गया, बोले छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते रहता, बोले ऐसा हाथ करके, बोले छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाता रहता, बोले कुछ प्रैक्टिस वगैरह शुरू कर, बोले इनकम टैक्स की वगैरह, सेल टैक्स की प्रैक्टिस शुरू कर, बोले। तो मैंने बोला वो क्या है, बोला सर, वो मेरे सीनियर थे, बोला क्या है, बोला सर मेरे को वो दलाली जमती नहीं, बोला क्लाइंट से 1000 दो, उधर 500 पहुंचाओ, ये अपने को जमता नहीं, बोला तो अपन कड़क पढ़ाते, कड़क पैसे लेते, बस बोला अपना सिंपल काम है। नहीं बोले चिल्लर काम लगता ना, बोले फिर अभी मिलता है कभी कभी वो, नहीं बोले यू आर राइट, बोले यू डिड वंडरफुल मार्वलस थिंग, बोले ठीक है। चलो, तो ऐसा रहता है कि कोई भी धंधा छोटा मोटा नहीं होता, ईमानदारी से करो, बस दैट्स इट। चलिए, तो ये कुछ समझा क्या आपको? एक प्रॉब्लम कर लेते नहीं क्या? अरे ऐसा अभी तक 10-15 हो गए अपने। अच्छा, उधर का करते, उधर का तो करना है ना। हाँ, चलो फॉर्मूला याद करना है आपको 3। अच्छा, एक फार्मूला कैसा है बताना है क्या? चलो बता देते हो अपने, क्या सुनना, लेकिन मैं एक कंडीशन में बताता हूं, कल आप सबको वो डिराइव करके बताना पड़ेगा बगैर कॉपी देखे, चलेगा? हाँ ठीक है। फिर कल बोलेंगे कि हमने नहीं बोला सर, वो उसने बोला था उसको पूछो, ऐसा नहीं सबको। चलो देखो, हेलो, लिखना भी आपको लेट, हमें करना क्या है, हमें प्रूव करना है। हेलो, ध्यान दो, इंटरेस्टिंग है। हमें प्रूव करना है कि क्या प्रूव करना है? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबिट। दिखने में उठपटांग दिखता है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला है, ऊपर है परसेंटेज चेंज इन ईबिट और नीचे है परसेंटेज चेंज इन सेल्स। एंड फॉर्मूले में ऊपर आता है ईबिट, नहीं ऊपर आता है कॉन्ट्रीब्यूशन, नीचे आता है ईबिट। एकदम उठपटांग लगता है, लेकिन वो सही है, कॉमन सेंस से नहीं निकलता, वो फॉर्मूला डिराइव करना पड़ता है। तो पहले लिखिए आप, लेट सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज इक्वल टू एस, यूनिट सोल्ड इज इक्वल टू क्यू, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू वी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू वी, देन फिक्स कॉस्ट फॉर द पीरियड इज इक्वल टू एफ, फिर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल टू सी, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल टू सी, इतने सारे नोटेशन। फिर DOL का बेसिक फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज, इन सेल्स,
है ना, ठीक है। तो हाउ वी कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन EBIT? डेल्टा EBIT मतलब चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय EBIT, यानी ओरिजिनल EBIT क्या था और चेंज कितना हुआ इसका परसेंटेज इनटू 100 डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स। कैसे निकालेंगे? डेल्टा सेल्स अपॉन सेल्स इनटू 100। डेल्टा का मतलब चेंज इन सेल्स, दैट्स ऑल। dy बाय dx के बजाय अपन डेल्टा यूज कर रहे हैं, समझा इतना? फिर 100 कैंसल, बराबर है कि नहीं? फिर आगे अब देखिए डेल्टा EBIT का मतलब क्या होता है? चेंज इन EBIT इज इक्वल टू डेल्टा इन ब्रैकेट EBIT का मतलब क्या होता है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। कैसे निकालते? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है ये, सी क्या है? पर यूनिट। तो टोटल कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा? इनटू क्यू। भाई एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन सी है तो हम क्यू क्वांटिटी बेचेंगे तो टोटल कंट्रीब्यूशन होगा सी इंटू क्यू माइनस फिक्स कॉस्ट। ठीक है, इतना समझा कि नहीं? ये डेल्टा वैसे ही रखा ब्रैकेट में, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज EBIT। यहां देखो ना रे बाबा, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज EBIT, बराबर है। अब डेल्टा यानी चेंज, डेल्टा से मल्टीप्लाई करो, डेल्टा CQ माइनस डेल्टा F, ठीक है। अब Q इज व्हाट? क्वांटिटी सोल्ड। क्वांटिटी सोल्ड विल वेरी, कम ज्यादा होते रहती। C इज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, इट विल रिमेन कांस्टेंट। सो यू नो ddx ऑफ KFX इज इक्वल टू K ddx ऑफ FX, मतलब ये कांस्टेंट बाहर आ सकता। तो दिस विल बिकम C डेल्टा Q। ये नहीं समझा होगा तो कॉमर्स वालों के लिए, भाई C डेल्टा Q में जो चेंज होगा दैट विल बी ओनली बिकॉज ऑफ क्वांटिटी। जैसे 100 यूनिट बेचते हैं और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 4 रुपए ना अपना, वहां पे 4 रुपए, कितना हो गया? 400। सो C इंटू क्यू। अब इसमें चेंज करो, 120 कर दो इंटू 4, कितना होगा? 480। तो हम ये बोल रहे हैं कि ऐसा डिफरेंस आया 80 आपका डेल्टा EBIT या डेल्टा कंट्रीब्यूशन 80 आ गया ना। ऐसा करने के बजाय हम बोलते क्वांटिटी कितनी बदली? 20, बराबर है, यानी डेल्टा Q 20 मल्टीप्लाइड बाय 4 रुपए करो ना, बराबर नहीं है क्या? तो इसलिए हम बोल रहे हैं C बाहर निकालो, क्वांटिटी में जितना इंक्रीज होगा मल्टीप्लाइड बाय 4 रुपए, इससे बढ़ेगा आपका माइनस। व्हाट इज डेल्टा F? डेल्टा F चेंज इन फिक्स कॉस्ट 0। डेरिवेटिव में पढ़ा है dy बाय dx ऑफ कांस्टेंट इक्वल टू 0 ddx, डेल्टा मतलब डेरिवेटिव ऑफ F इज 0। हमारे मार्जिन में हम बोलते हैं फिक्स कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट, नो चेंज इन फिक्स कॉस्ट विद द वॉल्यूम चेंज। तो इसका मतलब हुआ ये आ गया C इंटू डेल्टा Q, C इंटू डेल्टा Q आ गया ना कि नहीं है? फिर आगे डेल्टा सेल्स मतलब डेल्टा इंटू सेल्स कैसे निकालते? क्वांटिटी सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट, बराबर है कि नहीं? अब सेलिंग प्राइस पर यूनिट कांस्टेंट रहती है हमारी, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कांस्टेंट, इसलिए बाहर ले सकते। तो S इंटू डेल्टा Q, नहीं समझे? सेलिंग प्राइस बाहर लो, चेंज इन द क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस विल बी चेंज इन सेल्स, चेंज इन द सेलिंग प्राइस, सॉरी चेंज इन द क्वांटिटी सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस, दैट विल बी चेंज इन सेल्स। कॉमन सेंस है। इसको डेरिवेटिव वाले बोलते हैं कि KFX ddx ऑफ KFX इक्वल टू KF डैश x। याद है क्या आपको? तो वही फॉर्मूला, तो डेरिवेटिव सब लगता है अपने को। चलो ये समझा। अब इसे सब्स्टिट्यूट करते हैं, डेल्टा EBIT की जगह लिखते हैं हम C डेल्टा Q,
अपॉन इबिट। इबिट क्या होता है? इबिट कैसे निकालते हैं? सी क्यू माइनस एफ। तो रहने दो ना, नहीं करना हमको, इबिट ही रखना है, इबिट वैसे ही रखना है। डिवाइडेड बाय डेल्टा सेल्स क्या होता है? एस डेल्टा क्यू डिवाइड बाय सेल्स। सेल्स कैसा होता है? क्वांटिटी इंटू सेलिंग प्राइस। हेलो, सेल्स क्या होता है? क्वांटिटी इंटू सेलिंग प्राइस। एस एस कैंसल, बरोबर है? डेल्टा क्यू कैंसल, क्योंकि डिवाइड करके नहीं, लिख के बताना पड़ेगा। विद दिस डिवाइड बाय दिस, डिवाइडेड बाय इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय। तो बचेगा क्या? जमा करो, ऊपर बचा सी अपॉन इबिट और डिवाइडेड बाय क्या बचा? 1 ऊपर जाएगा, मतलब ये क्या होगा? ये ऊपर क्यू जाएगा ना, इंटू क्यू, समझा? अब सी इंटू क्यू यानी क्या है? टोटल कंट्रीब्यूशन। सी इज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, क्यू इज क्वांटिटी सोल्ड, तो सी इंटू क्यू इज टोटल कंट्रीब्यूशन। टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय इबिट। वही तो बोला था हमने आपको, आ गया डी कंट्रीब्यूशन अपॉन इबिट कि नहीं? अचानक आ गया, समझा क्या? कल डिराइव करके बताने का। बोले भारी है, भारी का सिंपल तो है, सिंपल है कि नहीं? चलिए फिर कल के लिए होमवर्क। हेलो, कल के लिए होमवर्क है ये जो अभी चैप्टर चल रहा है अपना, मतलब आरओआई निकाला था ना अपन ने, उसके बाद 24, 25, 26, 27, 28 और एमसीक्यू, और इसमें के पहले 10 प्रॉब्लम। इसमें के मतलब 6वें चैप्टर में के 10, उसमें कुछ नहीं करना पड़ता। अरे दिन में 50-50 प्रॉब्लम होते हैं उसके, और कंट्रीब्यूशन अपॉन इबिट, इबिट अपॉन इबिट, ऐसे चिल्लर प्रॉब्लम है। तो वो सिर्फ पहला स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। तो उसके 10 प्रॉब्लम पहले वाले किसके?